मित्रों नमस्कार, प्रणाम। मैं हंसराज चौधरी, संस्थापक श्री नवग्रह आश्रम सेवा संस्थान मोतीपुर का खेड़ा रायला भीलवाड़ा राजस्थान की ओर से निवेदन कर रहा हूं आप लोगों को। आज मैं बताने जा रहा हूं आपको सर्वाइकल कैंसर, यानी कि महिलाओं में बच्चेदानी की जो कैविटी होती है, ग्रीवा जिसे मतलब कहा जाता है, इसे सर्वाइकल कैंसर कहा जाता है। ये महिलाओं में होने वाला आज के ज़माने में सर्वाधिक कैंसर इसको मतलब मान लिया गया है। जो WHO के जो डायरेक्टर हैं, डॉक्टर टेड्रोस अधनोम गैब्रियस, ये जो डायरेक्टर महोदय हैं, इन्होंने अभी हाल ही के दिनों में कुछ आंकड़े जारी किए हैं। इनका कहना है कि 2021 में और 2020 में, मतलब यानी कि 2020 और 2021 के जो आंकड़े हैं, उसमें महिलाओं में मतलब सर्वाधिक गर्भाशय ग्रीवा का कैंसर जो है वो पाया गया है। अब ऐसा क्यों हुआ? ऐसा होने के पीछे भी इन्होंने अपने बिल्कुल एक ठोस वैज्ञानिक आधार पर ये जो इनकी जो सर्वे है वो इन्होंने जारी की है। पहली बात इस सर्वे में जो निकल के आई है कि पहले ये अधिक उम्र की महिलाओं में होता था, मतलब यानी कि महिलाएं सामान्यतया 50 साल की उम्र जब क्रॉस करती थी तब ये मतलब जो बच्चेदानी के मुंह का जो कैंसर है या सर्वाइकल कैंसर जो है या गर्भाशय ग्रीवा का जो कैंसर है, उसके पुराने इतिहास में अगर जाए तो ये 50 साल की उम्र के बाद हुआ करता था। परंतु अभी ये 20-22 वर्ष की लड़कियों में यानी कि जवान महिलाओं में भी देखा गया है। तो एक तो ये बहुत ट्रेंड इसका चेंज हुआ है। बताओ, अभी ये किसी भी उम्र की महिला को, लड़कियों को और जवान औरतों को भी होने लगा। एक दूसरा, ये अधिकांश पहले जो जिन महिलाओं में होता था उन महिलाओं में मतलब जिनको 2-3-4 बच्चे हो जाते थे उनमें ये ज्यादा होता था। परंतु अब ये बिल्कुल बिन ब्याही महिलाओं को भी होने लगा है। मतलब जिनका विवाह नहीं हुआ है या जिनको बच्चे नहीं हुए हैं उनको भी मतलब ये होने लगा है। तो ये बिना विवाह के भी मतलब जब हो रहा है तो ये बड़ा एक खतरे का संकेत है। और ये ऐसा उन महिलाओं में अधिक हो रहा है कि जिनको जेनेटिक कैंसर का खतरा है, मतलब जो वंशानुगत तरीके से जिनकी माता या जिनकी नानी या जिनकी दादी को अगर ये इस तरीके का कैंसर अगर रहा है तो उनमें भी ये कैंसर बढ़ने का मतलब खतरा बहुत ज्यादा है, मतलब बहुत अधिक वो हाई रिस्क जोन के अंदर है। परंतु अब जो नए आंकड़े आए हैं उसमें यह है कि अब ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके परिवार में किसी को पहले कैंसर रहा और आपको ऐसा हो रहा है। ऐसा होना तो संभव है, परंतु मतलब कई ऐसे कारण समझ में आए हैं। उन कारणों में से पहला कारण है महिलाओं में धूम्रपान की बढ़ती हुई आदत। एक दूसरा, महिलाओं द्वारा हार्मोन्स के साथ में खिलवाड़, मतलब हार्मोन्स के साथ में आर्टिफिशियल मेडिसिन लेके, दवाएं लेके और हार्मोन्स को आगे पीछे मतलब उसके साथ। तीसरा, आजकल कुछ महिलाओं में ये मतलब देखा गया है कि वो परिवार नियोजन के तरीके को, यानी कि मतलब वो गर्भवती ना हो, इससे बचने के लिए जो मेडिसिन यूज की जा रही है या जो ये जो कॉपर टी है या इस तरीके के जो संसाधन जो इस्तेमाल किए जा रहे हैं, उनका लापरवाही पूर्वक उपयोग और बहुत अधिक उपयोग, और ये भी एक बहुत बड़ा मतलब सर्वाइकल कैंसर का रीजन मतलब उभर के आया है। एक, महिलाओं द्वारा शराब का सेवन, मांसाहार का सेवन और तंग कपड़ों का पहनना और बहुत ज़्यादा मतलब यानी कि पूरा जो टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर जो है, हवा का जो पूरा प्रादुर्भाव है, उस हवा का
उतना नहीं मिलना और पुरुषों जैसे कपड़े पहनना या एयर टाइट कपड़े, सीधे सीधे शब्दों में सिंथेटिक कपड़ों का पहनना, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। और कुछ वैज्ञानिकों ने इसको सिंथेटिक पैड जो आ रहे हैं महिलाओं, इस सर्वे में बाकायदा ये बात आई है कि जो महिलाएं ये जो माहवारी के दौरान जो पैड इस्तेमाल करती है वो कुछ बहुत घटिया मटेरियल से बने हुए होते हैं। एक कारण ये भी निकल गया। एक कारण ये निकल के आया कि जिन महिलाओं को वेजाइनल इन्फेक्शन है उसमें इसके मतलब इस कैंसर के होने के बहुत अधिक चांस मतलब देखे गए हैं। और वेजाइनल इन्फेक्शन से बचने के लिए या उसको ठीक करने के लिए जो डॉक्टर कुछ पिल्स जो देते हैं, कुछ गोलियां देते हैं जो वेजाइना में रखने के लिए होती है, तो वो भी अधिक उनका उपयोग करने से, उनको बार बार मतलब वेजाइना के अंदर रखने से भी मतलब ये जो सर्वाइकल कैंसर है ये बढ़ा है। तो और तेज मसालों का उपयोग और ये हॉलिस्टर्न गायों के दूध का उपयोग और अधिक मात्रा में गेहूं का उपयोग और पेस्टिसाइड वाली जो सब्जियां हैं उसका उपयोग, ये कई कारण भी और मतलब इस सर्वे में निकल के आए हैं। तो आप यथासंभव ये सब चीज़ों से बचें, इनसे इन चीज़ों से अपने अपने को दूर रखें। ये प्रैक्टिसेज आप अडोप्ट नहीं करें तो आप कैंसर से बच सकती है। तो ये पहली कोर्स की घंटा होगी। फिर इसके 45 मिनट बाद 6:45 पर आयुर्वेद कीमो देना जो आपको घर पे बना दें। सॉरी, यहाँ से मिलेगी पाउडर आपको जो आपको घर पे मिला। तो आयुर्वेद कीमो नाम से आपको यहाँ से पैकेट मिला, ये बात पैकेट पे लिखकर का आयुर्वेद कीमो, ठीक है। ये आपको काम में लेना सुबह 6:45। ठीक है। 3 चम्मच औषधि लेनी, ये बात जो आयुर्वेद कीमो पाउडर है ये लेना 3 चम्मच, ठीक है। चम्मच इसमें आपको टीस्पून जो छोटा चाय का चम्मच होता है वो लेना। 1 चम्मच बराबर 5 ग्राम, 1 चम्मच बराबर 5 ग्राम। ये आप वजन करके भी ले सकते हैं। 3 चम्मच की जगह आप 15 ग्राम दवा वजन करके। तो 3 चम्मच ये पाउडर लेना है। फिर इसमें 4 चम्मच शहद मिलाना। शहद जैसे आपको यहाँ से मिलेगा वैज्ञान आता है, या फिर इससे भी अच्छा आपके पास कोई शहद है जैसे देसी शहद मिल जाए तो वो भी आप ले सकते हैं। तो 3 चम्मच ये औषधि, 4 चम्मच शहद और 50 ग्राम इसमें पानी डालना, नॉर्मल पानी 1 कप डालना। फिर इसको गोलना, गोल के ये चटनी की तरह पेस्ट बनेगा, इसको चाटना, ठीक है। चाट नहीं पाते थोड़ा पानी ज्यादा गोल के पिला देना, ठीक है। ये करना आपको रोज सुबह 6:45, ठीक है। फिर इसके बाद दूसरी होती है रक्त शोधन नाम से, ठीक है, जो लेना आपको सुबह 7:30 बजे। आपको रक्त शोधन नाम से दवा मिली होगी यहाँ से, ये वाला पैकेट, ठीक है। इसको पानी में काढ़ा बना के पीना, ठीक है। काढ़ा बनाने की विधि इस पैकेट पे भी लिखी रहती है, ठीक है। अगर आप भूल जाओ घर पे जाके इस पैकेट पे विधि है। इसमें लेना आपको 250 ग्राम पानी काढ़ा बनाने, 250 ml पानी लेना, उसमें 3 चम्मच ही पाउडर डालना। फिर इसको उबालना है, 100 डिग्री टेम्परेचर पे उबालना है, यानी एक बार इसको चाय की तरह गर्म करना। 250 ग्राम पानी में 3 चम्मच पाउडर डाल के एक बार चाय की तरह गर्म करना। फिर जैसे ये उबलने लगे फिर इसको थर्मस में भर के 12 घंटे के लिए रख दें। थर्मस जो गर्म थर्मस आता है, हॉट थर्मस, उसमें भर के 12 घंटे के लिए रख दें। 12 घंटे यानी आपको सुबह पिलानी है दवा तो शाम को उबाल के रख दें। आज शाम को 3 चम्मच दवा 250 ग्राम पानी में उबाल के थर्मस भर के रख दोगे। उसको कल सुबह एक बार गर्म करके छान के पिला दो। फिर वापस सुबह 3 चम्मच औषधि को 250 ग्राम पानी में डाल के उबाल के सुबह उबाल के रखो, शाम को पिला। दोनों टाइम लेना इसको, शाम को उबाल के रखना कि सुबह पीना, सुबह उबाल के रखना शाम को, ठीक है। टाइम इस पर्चे में लिख रखा है दोनों टाइम, सुबह और शाम को। ये हो गई आपकी रक्त शोधन औषधि। ये लेना आपको दूसरे नंबर पे 7:30, ठीक है। फिर इसके बाद लेना आपको 8:15 बजे, 8:15, ठीक है। यहाँ पे लेना आपको 50 ml गौमूत्र, ठीक है। गौमूत्र का यूरिया, देसी जो गायें होती है भारतीय नस्ल की गाय, भारतीय नस्ल की गाय में समझते हो जो पाकिस्तान में नस्ल की गाय होती है, गिर है, राठी है, थारपारकर है, कांकरे की, ये नस्लें हैं। इनकी जो छोटी बच्ची आती है, कुमारी बच्ची, इनका लेना आपको 50 ml गौमूत्र, ठीक है, यानी 1 बड़ा कप गौमूत्र का लेना, ठीक है। उसमें 5 ग्राम हल्दी डालनी। हल्दी जो आपको बाहर एक काउंटर है पौधा में, वहां से गांठ हल्दी मिलेगी, काली,
औषधि हल्दी होती है, गांठ होती है, वो लेना आपको 5 ग्राम, ठीक है। उसकी छोटी छोटी गांठें होती है, उसमें एक गांठ को कूट लेना, ठीक है। कूटने के बाद वो अगर 1 चम्मच भर जाए तो वो 5 ग्राम, तो 5 ग्राम हल्दी ले लो, 50 ग्राम गोमूत्र में डाल के एक बार उबाल लो, उबाल के छान के पिलाओ, ठीक है। ये करना आपको 8:15 बजे, 8 बज के 15 मिनट, ठीक है। ये हो गई आपकी तीसरी औषधि। गोमूत्र आपको घर से लेना, हल्दी आपको यहाँ से। फिर इसके बाद चौथे नंबर पे है आपकी कैंसर की डोज, जो लेना आपको सुबह 9 बजे, ठीक है। सुबह 9 बजे इस बच्चे फिक्र का कैंसर की डोज। कैंसर किट नाम से आपको यहाँ से पैकेट मिला है, ये वाला, एक ऐसा बड़ा पैकेट, इसमें से 4 चम्मच पाउडर लेना, 4 चम्मच यानी 20 ग्राम, ठीक है। 1 चम्मच बराबर 5 ग्राम की 4 चम्मच यानी 20 ग्राम ये औषधि लेनी, और पानी डालना इसमें 250 ग्राम, ठीक है। इसको भी विधि से हम वही रक्त शोधन वाली विधि, 250 ग्राम पानी में 4 चम्मच दवा, एक बार इसको उबालना है, उबाल के थर्मस में भर के 12 घंटे के लिए रखना है, शाम को उबाल के रखना है, सुबह पी, वापस सुबह उबाल के रखना, शाम को पी, ठीक है। आगे ये हो गई आपकी कैंसर की डोज। यहाँ तक जो मैंने औषधि बताई आपको, ये कैंसर की कॉमन औषधि है, जो सभी पेशेंट के लिए एक समान हो, जैसे किसी के अंग का कैंसर हो, उन सभी पेशेंट को एक समान जो औषधि चलती है, आयुर्वेद, कीमो, रक्त शोधन, हल्दी, गोमूत्र और कैंसर, ये आप सभी पेशेंट को लेना चाहिए। फिर इसके बाद एक औषधि बता रखी इसमें 9:45 पे अन्य औषधि, ठीक है। 9:45 पे लिख रखा अन्य औषधि। अन्य औषधि यानी आपको कोई यहाँ से अलग से दवा मिले, जैसे पेशेंट को कोई समस्या कैंसर के साथ, जैसे किसी का दर्द ज्यादा रहता है, या किसी को खांसी आती है, किसी की बीपी हाई रहता है, या किसी को डायबिटीज में दिक्कत, ऐसी जो भी दिक्कत है उनके लिए आपको अलग से जो औषधि मिले, तो वो आप सबसे लास्ट में लोगे 9:45, ठीक है। तो आपको जो भी दवा एक्स्ट्रा मिलेगी, जैसे आपको मिली है लीवर वाली, ब्लड का कैंसर है, तो एक तो आपको ये लीवर वाली लेना, और एक मिली आपको हीमोग्लोबिन, तो ये जो औषधि आपको एक्स्ट्रा मिली है वो सबसे लास्ट में ले, ठीक है। तो आपको जो भी दवा मिलेगी उसके पैकेट पे दवा का नाम लिखा हुआ रहेगा, एक्स्ट्रा दवाई आपको जो भी मिलेगी उसके पैकेट पे दवा का नाम लिखा हुआ रहेगा, और उसकी लेने की विधि लिखी हुई है पैकेट पे, और लेने की क्वांटिटी लिखी हुई है। यानी एक्स्ट्रा मेडिसिन जो आपको यहाँ से मिली है 9:45 वाली, उसके पैकेट पे दवाई का नाम, दवाई को लेने की विधि और दवाई को लेने की मात्रा, वो आपको पैकेट पे लिखी हुई है। यहाँ तक हो गया आपकी सुबह का सेशन, ठीक है। फिर इसके बाद आपको दिन में कोई दवा नहीं लेनी, जो दवा आपने सुबह ली वो दवा वापस शाम को लेना, ठीक है। जैसे सुबह लिया वैसे ही शाम, ठीक है। विधि से हम वही है, 12 घंटा पहले जो काढ़ा बनाने वाली विधि है वो आप 12 घंटा पहले यानी सुबह बना के रखोगे, शाम को पिलाओगे। अब मैं आपको एक सिंपल सिद्धांत समझाता हूं कैंसर का। आपके बॉडी के अंदर जितनी नेगेटिव सेल्स है वो कितनी है? 10% है। और आपकी बॉडी के अंदर जितनी पॉजिटिव सेल्स है कितनी है? 90%। अगर आज चुनाव करवाओ अपन, मान लो आज भारत में अगर चुनाव हो, या अपने यहां बैठे जिसमें चुनाव हो, इसमें 90% लोग इस पक्ष पर होंगे साहब ये पंखे नहीं चलने चाहिए, और 10% कहेंगे पंखे चलने चाहिए, तो पंखे चलेंगे या बंद होंगे? बंद होंगे, क्योंकि 90% नहीं चाहता कि पंखे चले। यही होता ना, तो सेम अपने शरीर में यही होता। परंतु कभी कभी ये होता है कि 10% लोग कहेंगे कि साहब ये 90% मना भी करें पर गर्मी बहुत है साहब, पंखे तो चलने दो, ये तो मान लो बोर्ड तो इनके ज्यादा है, ये तो इनका तो दिमाग खराब हो गया, अपने तो पंखे तो चलने चाहिए, तो फिर मैं पंखे चलाऊंगा अब नहीं चलाऊंगा? उस स्थिति में मैं पंखे चलाऊंगा, आपके लोकतंत्र की भी मैं परवाह नहीं करूंगा, क्योंकि मैं अच्छी बात का समर्थन करूंगा। सेम यही कैंसर में है। आपके शरीर में जिस अंग विशेष पर आप अधिक अत्याचार करते हैं, उस अंग विशेष में ही कैंसर का प्रादुर्भाव होता है, जन्म होता है। गुटखा खाओगे तो कैंसर कहां होगा? मुंह। बार बार अबॉर्शन करवाओगे, 35 साल बाद शादी करोगे तो कैंसर कहां होगा? बच्चे घर। आप लगातार दारू पियोगे और अचार खाओगे, पिज्जा खाओगे, बर्गर खाओगे, नॉनवेज खाओगे, कैंसर कहां होगा? लीवर में। लगातार तनाव रखोगे, टेंशन में रहोगे, कैंसर कहां होगा? ब्रेन में। बच्चे को दूध नहीं पिलाओगे, बहुत लेट उम्र में शादी करोगे, पीरियड्स को आगे पीछे करने के लिए टैबलेट का सहारा लोगे, कैंसर कहां होगा? ब्रेस्ट में। मतलब कैंसर होने के कारण फिक्स है।
केवल 7.5% लोगों को कैंसर होता है जेनेटिक, वंशानुगत, खानदानी, और वो कोई आज की तारीख में बहुत बड़ी समस्या नहीं रही है। उसका समाधान ढूंढ लिया है, हमने भी ढूंढ लिया और बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टरों ने भी ढूंढ लिया। सीधा है कि आप अपना इम्यून सिस्टम डेवलप कर लो, आप अपनी जो प्रतिरोधक क्षमता है उसको ठीक कर लो, और जिस अंग के साथ आपने अत्याचार किया उस अंग के साथ में आपका जो कैंसर पैदा होना तो होना है, परंतु जेनेटिक कभी नहीं हो सकता। अगर आप यहाँ की एक दवाई है रक्त शोधन, केवल 4 महीने ले लो आप, जेनेटिक की बात कर रहा हूं, 4 महीने, 4 चम्मच सुबह, 4 चम्मच शाम को काढ़ा बना के आपको लेना है, आपको जेनेटिक कैंसर नहीं हो सकता। उसके पीछे कारण है, ऐसा थोड़ी ना आप नवग्रह आश्रम की दवाई ले लोगे तो कैंसर नहीं होगा। कैंसर तो हो सकता है, गुटखा खाओगे तो होगा ही होगा, दारू पियोगे तो होगी, वापस गलतियां करो, परंतु जेनेटिक नहीं होगा। इसके पीछे क्या रीजन जो मैं आपको समझा दूं, उसी के पीछे आपका कैंसर क्यों ठीक होता है ये भी समझ में आ जाए। आपका जो शरीर है ना वो किससे बना, आपका मैं ये कहूंगा आपका शरीर है सब, ये क्या है ये, तो कोई कहेगा इसमें रक्त भी है, कोई कहेगा इसमें मांस है, कोई कहेगा इसमें चमड़ी है, कोई कहेगा इसमें मतलब अलग अलग चीजें हैं, सब अलग अलग चीजें हैं ना। परंतु ओवरऑल मिला के अगर इसको विज्ञान की दृष्टि से मैं समझाना चाहूं तो आपके शरीर में कुल 7 धातु है, 7 धातु से आपका यह शरीर बना हुआ। पहली जो धातु है आपके शरीर में वो है रस। अपन जो कुछ भी खाते हैं, जो कुछ भी पीते हैं, जो कुछ चबाते हैं, जो अपने इस मुंह से अंदर जाता है, उसमें आपका जो रस है वो आमाशय में जाके उसका पाचन होता है। पाचन होके वो छोटी आंत में आता है, फिर बड़ी आंत में आता है, फिर बाउल एरिया में आता है, और फिर स्टूल के एरिया से मतलब रेक्टम से बाहर निकलता। अब ये जो रस बना, रस में क्या क्या चीजें हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, मिनरल्स हैं, विटामिन हैं, फैट्स हैं, ये सब चीजें, ठीक, ये सब चीजें अपने को खाने में चाहिए। बहुत सिंपल तरीके से समझ लो, केवल आटा खा सकते हैं क्या अपन, नहीं, पानी चाहिए, नमक चाहिए, मतलब गैस का चूल्हा चाहिए, तवा चाहिए, सब करके तब जाके रोटी बनेगी। सेम वैसे ही सिस्टम आपके शरीर में अलग 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 चीजें आपको चाहिए। अब आपने कोई भी रस लिया, भोजन किया, छाछ पिया, दही खाया, दूध पिया, सब कुछ लिया, वो कहां गया आपका, आमाशय में, आमाशय में जाके उसका पाचन हो गया। उस रस का बनेगा रक्त, खून बनेगा, खून से क्या बनेगा, मांस बनेगा, मांस से क्या बनेगी, चर्बी बनेगी, चर्बी से क्या बनेगा, हड्डी बनेगी, हड्डी से क्या बनेगा, बोन मेरो बनेगा, बोन मेरो में क्या बनेगा, पुरुषों में शुक्र बनेगा, महिलाओं में रज बनेगा, रज का क्या बनेगा, ओज बनेगा, शुक्र का क्या बनेगा, ओज बनेगा। ये 7 धातु आपकी फिक्स। वो हिंदू के भी यही बनेगा। अमेरिका जो बहुत करोड़पति अपने आप में पैसे वाला समझता, उसका भी यही समझे, यही बनेगा। जो गरीब से गरीब व्यक्ति है उसका भी सिस्टम यही होगा। और समझते जाना, अब मतलब ये अमीर और गरीब का आपके शरीर में कोई अंतर नहीं है, परमात्मा ने सबको एक जैसी बॉडी दी है। ओके, अब आपने पहली चीज क्या थी, मेरे साथ चलना, क्या था, रस, ठीक, रस सबके बन गया। हालांकि आयुर्वेद के ग्रंथों में तो यह भी है कि रस दृष्टि से भी बनता है, रस सुनने से भी बनता है, मतलब वो भी आपके शरीर में रसों का निर्माण करता है। लास्ट टाइम मैं 3 महीने पहले आया था, अभी फिर से रिपोर्ट परसों कराया, 75% रिकवरी हो गए। तो दीदी यहाँ आप आ जाओ। अच्छा, एक ये किताब है आयुष्मान करो, बहुत सस्ती किताब है, 100 रुपए की किताब है, ठीक है, और ये आप जरूर लेना चाहोगे। इसमें 29 तरह की बीमारियों का मतलब वो है, और आयुर्वेद के 2000 से अधिक शब्दों को मैंने इसमें हिंदीकरण किया। आप आयुर्वेद की कोई पुस्तक नहीं पढ़ सकते, उसमें आपको अमृता लिखा मिलेगा, मतलब नीम गिलो, उसमें आपको निदान लिखा हुआ मिलेगा, मतलब आप तो इलाज समझते हैं रोगों के कारण, मतलब आयुर्वेद जो विषय है वो बहुत कनिष्ठ विषय है, तो उसको मैंने सरलीकरण किया। बहन बहुत बहुत बधाई आपको। ये दीदी गुजराती में कह रही है कि डॉक्टर ने कहा तो कहाँ आयुर्वेद में फंसी, तो फंस गई, इसलिए 75% ठीक हो गई।
नहीं फंसती तो फंस जाती है ना। तो नमस्कार, प्रणाम। मैं हंसराज चौधरी, संस्थापक श्री नवग्रह आश्रम सेवा संस्थान, मोतीबोर का खेड़ा, रायला, भीलवाड़ा, राजस्थान की ओर से स्वागत करता हूं। आज मैं बताने जा रहा हूं आपको गोखरू के बारे में। गोखरू बहुत ही उपयोगी औषधीय पौधा है। ये मैं आपको दिखा रहा हूं, ये गोखरू के पुष्प हैं। ये पीले रंग के गोखरू में इस प्रकार पुष्प आते हैं और चने जैसे पत्ते इसके आपको दिखाई देते हैं, जैसे चने के पत्ते होते हैं, परंतु ये जमीन पे फैलने वाला पौधा है। ये इस तरीके से इसकी शाखाएं दूर दूर तक चली जाती है, जमीन पर फैलती है। और अगर पानी पर्याप्त मात्रा में मिले तो इसमें 12 महीने पुष्प भी आते रहते हैं। और ये जो फल, जो आप गोखरू का ये फल देख रहे हैं, ये सूखने के बाद में पीला रंग इसका हो जाता है। ये इस प्रकार से फल आपको 12 महीने इसके मिलते रहते हैं। मित्रों, गोखरू एक इतना उपयोगी औषधीय पौधा है कि मैं इसके बारे में अगर आपको बताना चाहूँ तो ये कई घंटे का वीडियो बन सकता है। इतना उपयोगी औषधीय पौधा गोखरू है। पहले इसकी एक भ्रांति में समाप्त कर दूं कि कुछ लोग कहते हैं बड़ा गोखरू ज्यादा अच्छा होता है, कुछ कहते हैं छोटा गोखरू बड़ा अच्छा होता है। ऐसा कुछ नहीं, ये भ्रांतियां हैं। मतलब दोनों ही गोखरू में समान रूप से औषधीय गुण पाए जाते हैं। अब आप ये देखिए, ये आपका बड़ा गोखरू है, ये साइज में थोड़ा बड़ा है, और ये छोटा गोखरू है जो साइज में थोड़ा छोटा है। बाकी इसमें गोखरू के ये जड़ होती है, ये जिसके माध्यम से ये अपनी खुराक लेती है। इसकी कई लंबी लंबी शाखाएं मतलब इस तरीके से आगे जाती रहती है। अब आते हैं इसके उपयोग, मतलब उपलब्धता पे। संपूर्ण भारत में गोखरू पाया जाता है और इसे स्थानीय भाषा में गोखरू कांटा भी कहते हैं या गोक्षुर भी कहते हैं। गोक्षुर यानी कि गाय के खुर जैसा मतलब ये आपको दिखाई देता है, जैसे गाय का खुर होता है उस तरीके से इसको कहा जाता है। गोखरू कांटा, गोखरू कांटी और पथकंटकी, कई तरह के इसके मतलब नाम है आयुर्वेद में। तो ये अब इसके औषधीय उपयोग की बात अगर करें तो अद्भुत औषधीय पौधा है। यानी कि मूत्रल, किडनी संबंधी, आपके शरीर में लीवर संबंधी और किडनी संबंधी जितनी समस्याएं हैं उन सबका समाधान इसका हरा काढ़ा लेने से भी आपको इसका लाभ होता है। और इसको सूखा के इसका जो चूर्ण है, जो पाउडर है इसका, वो भी उपयोग में मतलब लाया जाता है। इसका पंचांग काम में ले सकते हैं, परंतु वही बात तक इसकी जड़ का उपयोग करने के मैं खिलाफ हूँ, क्योंकि जड़ उखाड़ देने से पूरा पौधा उखड़ जाएगा। तो आप इसका ऊपरी जो हिस्सा है वो करीब 15 ग्राम की मात्रा में हरा, और या अगर सूखा लेते हैं तो 20 ग्राम के आसपास इसका जो चूर्ण है, चतुरांग यानी कि इसकी टहनी, इसका फल और इसके फूल, इसके पत्ते, ये सब आप मतलब औषधि के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत उपयोगी औषधि पौधा है। और किडनी के लिए पुनर्नवा और गोखरू दोनों को अगर एक साथ मिला के जूस अगर बनाया जाए तो अत्यंत उपयोगी यह जूस होता है। आप जब भी श्री नवग्रह आश्रम आए तो इस प्रकार के औषधि पौधों से जरूर मिलें, इनसे अपना परिचय बढ़ाएं और अपने खेतों पर, अपने फार्म हाउस पर इस प्रकार के औषधि पौधे उगाने की कृपा करें।